हेलो एवरीवन, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को आगे बढ़ाते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस देख लिया, ठीक है। उसके बाद जो टॉपिक आता है थियरी में वो है साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंस। अभी ये हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करते क्योंकि जो हमने पढ़ा था साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स, सेम रूल्स यहाँ पे अप्लाई होंगे। मतलब क्या कि ये ऑप्टिकल सेंटर से आपको सारे डिस्टेंस मेज़र करने हैं, डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट, ओके, वो इंसिडेंट हो रही है उसी डायरेक्शन को हम क्या मानेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन, और ऑपोजिट डायरेक्शन को क्या मानेंगे, नेगेटिव। मतलब यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या आएगा, नेगेटिव। इमेज अगर ऑपोजिट साइड मिल रही है तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव, इमेज अगर सेम साइड मिल रही है तो इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव। कॉन्वेक्स और कॉनकेव वर्ड आए तो याद रखना है, कॉन्वेक्स के लिए एफ एंड आर पॉजिटिव है और कॉनकेव के लिए एफ एंड आर नेगेटिव है। ओके, यहाँ तक तो हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। अभी आज क्या पढ़ना है, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला के बाद आपको पढ़ना है मैग्नीफिकेशन, और मैग्नीफिकेशन पढ़ लो उसके बाद पावर ऑफ लेंस, ओके। और यहाँ पे आपके चैप्टर की थियरी फिनिश होगी। तो साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंस एग्जैक्ट वही रहेगा जो साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स था, ओके। वही सेम रूल्स यहाँ पे भी अप्लाई होते हैं, ओके। फ़र्क सिर्फ इतना रहेगा कि वहाँ पे जो नाम दे रहे थे पोल, हर एक डिस्टेंस को आप मेज़र करोगे पोल से, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा हर एक डिस्टेंस मेज़र किया जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से, क्योंकि मिरर का जो सेंटर था उसको हम पोल बोलते थे, लेंस का जो सेंटर है उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर ओ, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखो दिख रहा है, ओके। अभी स्टार्ट करते हैं लेंस फॉर्मूला। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है। अगर एग्जाम में आए डिराइव लेंस फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल लेंस, तो कोई भी एक केस लेके आप डिराइव कर सकते हो। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है लेंस फॉर्मूला की डेफिनेशन से। डेफिनेशन क्या है, देखो, द फॉर्मूला विच गिव्स रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v एंड फोकल लेंथ f इज़ नॉन एज लेंस फॉर्मूला। मतलब जो मिरर फॉर्मूला की डेफिनेशन थी वही सेम यहाँ पे रहेगी, ओके। अभी आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने अवे फ्रॉम सी रखा है, बियॉन्ड सी उसकी पोजीशन है, और इमेज मिल रही है मुझे ऑपोजिट साइड बिटवीन एफ एंड सी। यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं है, ओके। तो सबसे पहले एक ही इमेज हमने कैसे बनाई, सबसे पहला ये पैरेलल रे गया, आफ्टर रिफ्रैक्शन एफ में से पास हुआ, सेकेंड रे मैंने इंसिडेंट कराया ऑप्टिकल सेंटर के पास, विदाउट रिफ्रैक्शन वो सीधा ही चला गया, और दोनों रे जहाँ पे मुझे मिले वहाँ पे मुझे इमेज मिल गई ए डैश, क्लियर। और एक चीज़ और नोटिस करो यहाँ पे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, एच। हाइट ऑफ इमेज क्या ली है मैंने, एच डैश। याद रखना यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये जो ए बी है वो क्या है, ऑब्जेक्ट ये पूरा। तो ऑब्जेक्ट का ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस उसको बोलेंगे हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो क्या है, यू, ओके। सामने इमेज मिली, उसका ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस क्या रहेगा, वी। और जो ये लेंस है उसके लिए फोकल लेंथ, फोकल लेंथ का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर इज नॉन एज फोकल लेंथ। तो यहाँ पे क्या रहेगा, स्मॉल एफ बिटवीन ओ एंड एफ टू। आप ओ एंड एफ वन को भी आप एफ से दिखा सकते हो, बट साइन कन्वेंशन के हिसाब से ऑब्जेक्ट की ऑपोजिट साइड दिखाना सही है, क्लियर, ओके। यहाँ तक क्लियर है सब।
अभी एग्ज़ाम में आपको क्या क्या लिखना है वो सब यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको जो ये डायग्राम है उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देना है, ठीक है ना। आप बोल सकते हो ऐसे कि कुछ कि एज शोन इन फिगर ऑब्जेक्ट ए बी ऑफ हाइट एच इज प्लेस्ड just beyond the center of curvature at a distance u from the convex lens. Therefore, its real, inverted and diminished image b dash a dash will be formed at a distance v on the other side of lens. ओके मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो एज शोन इन फिगर ऑब्जेक्ट ए बी ऑफ हाइट h is placed just beyond the center of curvature at a distance u from the convex lens. Therefore, its real, inverted and diminished image b dash a dash will be formed at a distance v on the other side of lens. ठीक है, तो कुछ ऐसे आप ये जो डायग्राम है उसको एक्सप्लेन कर दो, आप अपने ओन वर्ड्स में भी कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आप स्टार्ट करोगे अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। चलो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लेने वाले हैं, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ओ से लेके बी तक का। देखो यहाँ से यहाँ तक है, ओ से लेके बी तक है और हर एक डिस्टेंस को हम ओ से ही मेज़र करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे ओ, उसके बाद बी, तो ये ओ बी हुआ। ओ बी इक्वल टू क्या लेंगे, माइनस यू, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे आपको एज पर साइन कन्वेंशन नेगेटिव लेना है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। उसके बाद लेते हैं इमेज डिस्टेंस। चलो इमेज डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक है, ओ से लेके बी डैश तक, और वो क्या है वी। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रहा ओ बी डैश, वो वी हम पॉजिटिव लेंगे, क्यों, क्योंकि इमेज है सॉरी ऑब्जेक्ट है उससे ऑपोजिट साइड इमेज मिल रही है, और ऑपोजिट साइड के डिस्टेंस आप पॉजिटिव लेने वाले हो। अभी लेते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ ओ से लेके F2 तक, वो भी पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि वो भी हमने यहाँ पे किधर दिखाई, देखो ऑपोजिट साइड है, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। ओके, तो चलो इतनी डिटेल हमारे पास ऑलरेडी है। अभी हम डायग्राम की हेल्प से डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम फिगर आप लिख सकते हो राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ए बी ओ एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ आर सिमिलर। अब यहाँ पे देखो कौन कौन से दो ट्राइंगल बन रहे हैं, तो एक है ए बी ओ, दिख रहा है, ये अलग कलर से मैंने दिखाया है। वैसे ही ए डैश बी डैश ओ है। अब यहाँ पे इन दोनों के लिए ये दोनों एंगल सेम हो गए, ये तो राइट एंगल है ही, तो ये थर्ड एंगल भी दोनों के लिए सेम ही होगा। ये दोनों मतलब ट्राइंगल है वो सिमिलर है। चलो ट्राइंगल आपको समझ में आ गए कौन कौन से। तो मैं यहाँ पे रेशियो ले रहा हूँ ए डैश बी डैश से ए बी तक का, ए डैश बी डैश से ए बी का मुझे रेशियो चाहिए। ओके, तो मैं लिख दूँ ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखो हमने ए डैश बी डैश लिया
तो उसके लिए हमने लिया ए बी। अब मैं ले लूँ ये बी डैश से लेके ओ तक का डिस्टेंस, तो इधर क्या लेना पड़ेगा, बी से लेके ओ तक का डिस्टेंस। क्लियर है ये? तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू ओ बी डैश अपॉन ओ बी में लिख सकता हूँ। ओके, अभी ओ बी डैश क्या है समझो। तो ओ बी डैश है वो ये रहा, ओ बी डैश इक्वल टू प्लस वी, और ओ बी क्या है, माइनस यू। तो प्लस वी अपॉन माइनस यू। चलो इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1, इसके आगे ज़रूरत पड़ेगी इसीलिए, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास दो ट्राइंगल थे, कौन कौन से, ये ए बी ओ, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा, ए डैश बी डैश ओ। इन दोनों को हमने पहले सिमिलर बताया। सिमिलर बताने के बाद हमने क्या किया, ए डैश बी डैश ये हाइट अपॉन क्या किया, ए बी इक्वल टू की दूसरी साइड क्या रखा, ओ से लेके बी डैश तक का डिस्टेंस, नीचे क्या रखा, ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस। क्लियर? इसीलिए हमारा इक्वेशन बना ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू ओ बी डैश अपॉन ओ बी। अब ओ बी डैश क्या था, वी, इसलिए हमने रख दिया प्लस वी। ये क्या है, ओ बी यू, बट एज पर साइन कन्वेंशन आपको लेना पड़ेगा ये नेगेटिव, इसलिए हमने लिया था वी अपॉन माइनस यू। चलो यहाँ तक क्लियर होगा। ओके, अभी सेकेंड ट्राइंगल पे चलते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ कि यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन खींच देता हूँ, ये डी से लेके ओ तक। तो यहाँ पे मुझे दूसरे दो ट्राइंगल ऐसे हैं जो सिमिलर नज़र आ रहे हैं। कौन कौन से, देखो, एक ये ओ डी एफ टू, और दूसरा ये, क्लियर, ओ डी एफ टू, और दूसरा है ए डैश बी डैश एफ टू। क्लियर? उन दोनों को हम बोलते थे सिमिलर ट्राइंगल्स। ओके, और उनकी भी थोड़ी हेल्प ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं सिमिलरली, राइट एंगल ट्राइंगल्स। सिमिलरली राइट एंगल ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ओ डी एफ टू एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ टू आर सिमिलर। ओके, तो जैसा मैंने इक्वेशन 1 में रेशियो लिया था, मुझे सेम वैसा ही रेशियो यहाँ पे चाहिए, सेम वैसा ही। ओके, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो, मैं अगर ले लूँ ये ए डैश बी डैश अपॉन ये ओ डी। अब मुझे तो चाहिए था ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ओ डी और ए बी दोनों डिस्टेंस सेम ही है। क्यों? क्योंकि दोनों के एंडिंग पॉइंट है वो पैरेलल लाइन बनाते हैं, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। तो फिर ओ डी इक्वल टू ए बी लिख सकते हैं। क्लियर? तो ए डैश बी डैश अपॉन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ओ डी, और उसके बाद क्या करेंगे, तो बी डैश से लेके एफ टू तक का डिस्टेंस और ओ से लेके एफ टू तक का डिस्टेंस। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन बनेगा ए डैश बी डैश अपॉन ओ डी इक्वल टू बी डैश से एफ टू तक का डिस्टेंस और नीचे ओ से एफ टू तक का डिस्टेंस। देखो है यहाँ पे बी डैश से एफ टू तक का डिस्टेंस डिवाइड बाय हम करेंगे ओ से एफ टू तक का डिस्टेंस। चलो यहाँ तक क्लियर होगा। ओके, तो बी डैश से लेके एफ टू तक का डिस्टेंस मुझे कैसे मिल सकता है, देखो, तो मुझे
ये डिस्टेंस चाहिए इतना सा बी डैश से F2 तक का। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, V में से ये F डिस्टेंस माइनस करना पड़ेगा। ओके, तो फिर यहाँ पे लिखते हैं ए डैश बी डैश अपॉन ओ डी इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं ए बी। अब बी डैश F2 जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था V माइनस एफ आएगा, बी डैश F2 क्या आएगा, V माइनस एफ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ V माइनस एफ अपॉन OF2 पता है मुझे क्या मिलेगा, F। ओके, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 देखो, दोनों में लेफ्ट हैंड साइड सेम है, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, मतलब राइट हैंड साइड भी सेम होनी चाहिए। तो मैं दोनों इक्वेशन को इक्वलाइज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 मैं लिख सकता हूँ कि v अपॉन माइनस यू इक्वल टू v माइनस एफ अपॉन एफ इक्वल टू क्या आएगा, v माइनस एफ अपॉन एफ। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो v इंटू एफ इक्वल टू माइनस यू वी, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस यू एफ। ओके, एफ को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया और u को ऑपोजिट साइड, तो ये रिजल्ट मुझे मिला। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं करता हूँ डिवाइडिंग ईच टर्म बाय यू वी एफ, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय यू वी एफ। अब यू वी एफ से डिवाइड करूँ तो वी एफ अपॉन यू वी एफ इक्वल टू माइनस यू वी अपॉन यू वी एफ प्लस यू एफ अपॉन यू वी एफ। अभी देखते हैं यहाँ पे क्या क्या कैंसिल होता है, वी एफ कैंसिल, यू वी कैंसिल, यू एफ कैंसिल, बचा क्या, तो इधर 1 अपॉन यू इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन वी। अगर मैं 1 अपॉन एफ इस तरफ ले लूँ तो प्लस बन जाएगा, तो 1 अपॉन यू उधर जाके माइनस बनेगा, तो माइनस 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी, या तो आप लिख सकते हो 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। ओके, तो ये हो गया लेंस फॉर्मूला। यहाँ पे हमें तीनों के बीच में रिलेशन मिल रहा है, यू वी एंड एफ। ओके, आपको याद रखना है एग्ज़ाम के लिए और न्यूमेरिकल्स के लिए भी यहाँ पे, ठीक है। डेरिवेशन पूरा एग्ज़ाम के लिए याद ही रखना है और साथ साथ ये फाइनल रिजल्ट है वो न्यूमेरिकल्स के लिए भी याद रखना है। फिर से रिपीट करता हूँ, ये आप डिराइव कैसे करते हो, तो डिराइव करने के लिए कुछ नहीं करते, आप सिर्फ 8 बना रहे हो, ट्राइंगल कैसे सिलेक्ट करना है वही देखना है। तो सबसे पहला 8 हमारा ऐसे बनता है, देखो, मतलब ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर रख के आप ए डैश बी डैश अपॉन ए बी फाइंड करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू ओ बी डैश अपॉन ओ बी, दिख रहा है। ओके, ये फर्स्ट हमने 8 नंबर बना दिया। सेकेंड, 2 ट्राइंगल कौन से यूज़ करने वाले हैं हम, तो ये, तो यहाँ पे भी देखो 8 बनेगा, है सेम। यहाँ पे हमें ए डैश बी डैश अपॉन ए बी चाहिए, तो हमने क्या किया, ए डैश बी डैश अपॉन ओ डी मतलब ए बी ही है, सेम हाइट पे है इसलिए। तो ए डैश बी डैश अपॉन ओ डी इक्वल टू हमने क्या कर दिया, बी डैश F2 अपॉन ओ F2, ठीक है। और डिस्टेंस रख दिए, फिर 2 इक्वेशन को इक्वलाइज कर दिया। इक्वलाइज करने के बाद फिर हमने क्या किया, तो इक्वलाइज करने के बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या किया, यू वी एफ से डिवाइड कर दिया, तो हमें फाइनल इक्वेशन मिल गया 1 अपॉन एफ इक्वल टू माइनस 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी। लास्ट में आप इतना लिख सकते हो कि दिस इक्वेशन इज नोन एज लेंस फॉर्मूला। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इक्वेशन इज known as
लेंस फॉर्मूला। अब ये इक्वेशन का जब आप न्यूमेरिकल में यूज़ करो तब भी आपको साइन कन्वेंशन यूज़ करना है। साइन कन्वेंशन हम एक बार थियोरी में यूज़ करते हैं और एक बार न्यूमेरिकल में यूज़ करते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद कौन सा टॉपिक है ये देख लेते हैं। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस, अब उसकी डेफिनेशन आप ऑलरेडी मैग्निफिकेशन पढ़ चुके हो मिरर के लिए। हमें पता ही है कि यहाँ पे इमेज कितनी जूम हो रही है, उसका एक टाइप का मेजरमेंट है। तो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज एंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेम हमने जो मिरर में देखी थी, मतलब मैग्निफिकेशन का मतलब ही यही है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। रेशियो लेना है दो हाइट का, हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर m। इफ h इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट and h dash is the height of image, then okay, then the magnification produced by the lens is given by m equal to height of the image upon height of the object equal to h dash upon h। अब देखो हम सेकेंड फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव कर सकते हैं, कैसे समझना। h डैश अपॉन h मतलब क्या हुआ, a डैश b डैश देखो यहाँ पे मिल रहा है आपको। जो ये डायग्राम था उसमें ए डैश बी डैश क्या है, एच डैश, और ए बी क्या है, एच। तो यहीं से हम ये डिराइव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डिराइव कर रहा हूँ। एक काम करते हैं, पूरी जो इमेज है, ये जो हमारा पूरा डायग्राम है वो लेके आते हैं। क्योंकि अगर ये एग्ज़ाम में आएगा प्रूव करने के लिए, तो यहाँ पे इसके लिए भी आपको डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा। ओके, तो ये है हमारा डायग्राम। ओके, अब ये डायग्राम में देखो हम लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर कौन कौन से ट्राइंगल हैं। तो दो ट्राइंगल लेने हैं हमें, ट्राइंगल ए बी ओ एंड ए डैश बी डैश हो, ट्राइंगल ए बी ओ एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ आर सिमिलर। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो हम यहाँ पे भी ले सकते हैं ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, तो ओ बी डैश अपॉन ओ बी। अब ए डैश बी डैश क्या था, हाइट ऑफ इमेज। अब हाइट ऑफ इमेज क्या है, एच डैश, बट हमें लेना पड़ेगा माइनस ऑफ एच डैश। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इमेज है वो इन्वर्टेड है, और इन्वर्टेड है वो एज पर साइन कन्वेंशन हमें लेना पड़ेगा नेगेटिव। और ए बी है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो वो तो अपवर्ड डायरेक्शन में ना, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको लेनी है पॉजिटिव। ओके, ओ बी डैश, ओ बी डैश मतलब ये वी डिस्टेंस, ये तो पॉजिटिव ही रखना है, और ओ बी मतलब यू, ये हमें लेना है नेगेटिव। मतलब यहाँ पे वी पॉजिटिव बट यू नेगेटिव। अब देखो इक्वल टू की दोनों साइड एक एक बार साइन आ रही है नेगेटिव, मतलब वो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो एच डैश अपॉन एच इक्वल टू क्या मिला, एच डैश अपॉन एच इक्वल टू वी अपॉन यू। और एच डैश अपॉन एच को हम क्या बोलते हैं, देखो एच डैश अपॉन एच को क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन एम। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ एम इक्वल टू वी बाई यू, ये मेरा फाइनल रिजल्ट। ओके, अब इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्निफिकेशन के हमारे पास दो फॉर्मूला हो गए। एक हुआ एच डैश अपॉन एच, या तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू ले सकते हैं वी बाई यू। अब मिरर के लिए क्या था वो एक बार याद कर लेते हैं। मिरर के लिए, तो मिरर के लिए मैग्निफिकेशन एच डैश अपॉन एच तो था ही, बट वी एंड यू के फॉर्म में जब लिखते थे तब माइनस वी बाई यू था। तो इतना चेंज आएगा। एच डैश अपॉन एच वो यूनिवर्सल फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। ओके,
बट जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस में, तब मिरर के लिए आएगा -v/u और लेंस के लिए आएगा +v/u। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है, और ये दो फॉर्मूला सिमिलर लग रहे हैं, उनमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर? मिरर के लिए मैग्नीफिकेशन के दो फॉर्मूला है, h'/h और दूसरा है -v/u। लेंस के लिए भी मैग्नीफिकेशन के दो फॉर्मूला है, एक है h'/h और दूसरा है +v/u। क्लियर इतना? ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं पावर ऑफ लेंस। देखो, पावर ऑफ लेंस क्या है वो पहले समझ लेते हैं। सपोज डॉक्टर ने किसी को सजेस्ट किया कि आपकी आंख में नंबर है तो आप चश्मा पहन लो, ठीक है। तो वो नंबर किस तरह के रीडिंग होते हैं? +2.5 कभी कभी होता है, कभी कभी होता है -1.5, ठीक है ना। तो ये नंबर है वो क्या सजेस्ट करते हैं? तो ये होता है पावर ऑफ लेंस, जिसका यूनिट होता है डायोप्टर, मतलब ये मेजरमेंट है वो डायोप्टर में है। तो आँख के अंदर जो नंबर होते हैं उसके लिए जो लेंस बनने वाला है, उस लेंस का पावर पहले डिफाइन किया जाता है कि इतना है। अगर पॉजिटिव पावर है तो पता चलता है कॉन्वेक्स, और नेगेटिव है तो कॉनकेव। तो ये पावर ऑफ लेंस है क्या, वो पूरा यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट the ability of a lens to converge or diverge light rays depends on its focal length। हमारे पास दो टाइप के लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस है वो लाइट को कन्वर्ज करता है, इसलिए बोला जाता है कन्वर्जिंग लेंस। कॉनकेव लेंस है वो लाइट को डाइवर्ज करता है, तो उसको बोला जाता है डाइवर्जिंग लेंस। तो कभी कभी अगर एग्ज़ाम में कन्वर्जिंग लेंस आया तो समझ लेना है कि वो कॉन्वेक्स लेंस है। क्लियर? For example, a convex lens of short focal length bends the light rays through large angles by focusing them closer to the optical center। ओके, अगर फोकल लेंथ ही छोटी है तो फोकस नज़दीक में ही हो जाएंगे ना रेज। सपोज मान लो कि हम यहाँ पे डायग्राम ही देख लेते हैं। तो ये है कॉन्वेक्स लेंस, दिख रहा है आपको। तो ये जो कॉन्वेक्स लेंस है उसका फोकस देखो, अगर ये शॉर्ट फोकल लेंथ है तो ऐसे कुछ कन्वर्ज करेगा, ठीक है। अगर लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा बड़ी है, मतलब प्रिंसिपल फोकस है वो ज़्यादा दूर है, तो ये कन्वर्ज होंगे रेज, बट ज़्यादा दूर जाके। क्लियर? अब यही बात यहाँ पे उन्होंने रखी है, देखो। सिमिलरली देखो यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ, मतलब फोकल लेंथ अगर शॉर्ट है तो बेंड्स द लाइट रेज थ्रू लार्ज एंगल्स, बहुत बड़े एंगल पे वो बेंड कर देंगे और नज़दीक में ही वो फोकस हो जाएंगे। सिमिलरली कॉन्केव लेंस ऑफ वेरी शॉर्ट फोकल लेंथ causes higher divergence than the one with longer focal length। क्लियर? तो यहाँ पे कॉन्केव के लिए भी हम यहाँ पे देख लेते हैं डायग्राम, आपको पता चलेगा कि कन्वर्स डाइवर्स कैसे होते हैं। देखो, ये कॉन्केव लेंस का फोकस हमें दिख रहा है, देखो है। अगर फोकल लेंथ कम रही तो ज़्यादा एंगल पे डाइवर्ज हो रहे, देखो। इसीलिए ये एंगल को बोला जाता है डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि जो रेज जा रहे हैं, जो रेज यहाँ से निकल रहे हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में स्प्रेड हो रहे हैं। देखो यहाँ पे है, यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे, ऐसे, ठीक है ना। अगर फोकल लेंथ है, ओके, अगर फोकल लेंथ है वो मैं ज़्यादा बड़ी रखूँ तो ये कम एंगल पे डाइवर्ज हो रहे हैं। देखो कम एंगल मतलब कैसे, तो यहाँ पे एंगल कैसे आप काउंट करोगे, कुछ इस तरह, ये सीधा जा रहा था और गया ऐसे, इन दोनों के बीच में एंगल ये, तो ये कम एंगल पे डाइवर्ज हो रहे हैं। पहले क्या था, पहले ज़्यादा एंगल पे डाइवर्ज होते थे। कैसे? सपोज़ मैंने ऐसे रख दिया, अभी मैं फिर से वही एंगल अगर बनाऊँ तो ये सीधा जा रहा था कुछ इस तरह, बट जाने लगा ऐसे,
तो ये एंगल बड़ा बना अभी, मतलब फोकल लेंथ अगर कम है तो लाइट रेज है वो ज़्यादा एंगल से डाइवर्ज होंगे, और अगर फोकल लेंथ ज़्यादा है तो लाइट रेज है वो कम एंगल से डाइवर्ज होंगे। क्लियर? अभी फिर से आ जाते हैं, देखो फिर से दोनों स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ बेंड्स द लाइट रेज थ्रू लार्ज एंगल्स by focusing them closer to the optical center. Similarly, concave lens of very short focal length causes higher divergence than the one with longer focal length. लॉन्गर फोकल लेंथ में जो डाइवर्जेंस होता था उससे ज़्यादा शॉर्टर फोकल लेंथ में होगा। द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज अचीव्ड बाय अ लेंस इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ पावर। मतलब पावर मतलब क्या, समझो यहाँ पे हम पावर को डिफाइन कैसे करें, तो वो बोला गया है डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, मतलब कितना कन्वर्ज या कितना डाइवर्ज कर सकते हैं वो। अब अभी हमने डायग्राम में देखा कि अगर फोकल लेंथ कम है तो वो जो कन्वर्ज हो रहे थे रेज या तो डाइवर्ज हो रहे थे वो ज़्यादा एंगल पे हो रहे थे, मतलब फोकल लेंथ कम हो रही है तब पावर इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि पावर का मेजरमेंट हम किससे रिलेट करते हैं, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस से। पावर इंक्रीज कब हो रहा है, जब फोकल लेंथ डिक्रीज हो रही है। समझो सिंपल लैंग्वेज में, फोकल लेंथ डिक्रीज हो रही है, तब हमने देखा था कि जो वो रेज कन्वर्ज हो रहे थे या डाइवर्ज हो रहे थे वो बड़े एंगल पे हो रहे थे, मतलब वो एंगल बढ़ गया। अब इसी मेजरमेंट को हमने नाम दिया है पावर, मतलब पावर बढ़ गया। डिग्री ऑफ मेजरमेंट ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस इज नोन एज पावर। तो ये पावर इंक्रीज हो गया, मतलब पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ। इसीलिए पावर का फॉर्मूला हमने बनाया P इक्वल टू 1/f। अब ये आगे देख लेते, देखो तो यहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट हुई, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लेटर P, और ये डेफिनेशन है द पावर P ऑफ अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ f इज गिवन बाय P इक्वल टू 1/f। अदर वर्ड्स में आप बोल सकते हो, देखो ये डेफिनेशन, द पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। जो ये डेफिनेशन है वो वर्ड्स में है, नीचे दी हुई है वो मैथमेटिकली है। ठीक है, मतलब यहाँ पे मतलब क्या हुआ, पावर इज द रेसिप्रोकल वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ। द ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर। अब ये सिंपल सी बात है कि ऐसा यूनिट है तो ये फोकल लेंथ सेंटीमीटर में नहीं हो सकती, किस में होनी चाहिए, मीटर में, क्योंकि लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर है। तो ये 1/मीटर होना चाहिए, मतलब मीटर इनवर्स, और ये मीटर इनवर्स या तो 1/मीटर, उसी को हमने नाम दिया है डायोप्टर। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ो, द ऐसा यूनिट ऑफ पावर, द ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस इज डायोप्टर। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल D. If F is expressed in meters, then power is expressed in diopters. Thus, 1 diopter is the power of a lens whose focal length is 1 meter. ये भी एक डेफिनेशन है, अगर एग्जाम में आए डिफाइन द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, मतलब पावर ऑफ लेंस है उसके यूनिट को आप डिफाइन करना चाहोगे। 1 डायोप्टर क्या है, तो ये डेफिनेशन है, 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ अ लेंस whose focal length is 1 meter. 1 diopter equal to 1 meter inverse. Okay? You may note that the power of a convex lens is positive. क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। अब 1/पॉजिटिव वैल्यू, तो वो आंसर पॉजिटिव ही आने वाला है। इसीलिए देखो कॉन्वेक्स लेंस के लिए पावर क्या रहेगा, पॉजिटिव, और कॉनकेव लेंस के लिए क्या रहेगा, नेगेटिव। तो याद रखना है कॉन्वेक्स लेंस के लिए पावर है पॉजिटिव।
ऑपोजिट ऑटोमेटिक याद रह जाएगा। कॉनकेव लेंस के लिए पावर क्या रहेगा? नेगेटिव। अब आगे, ऑप्टिशियंस प्रिस्क्राइब करेक्टिव लेंसेज इंडिकेटिंग देयर पावर। और ये हमने पहले ही डिस्कस किया था। जो नंबर है 2.5 -1.5 समथिंग, ओके। हर एक की आँख में जो एरर है वो डिफरेंट हो सकती है। उस हिसाब से अलग अलग फोकल लेंथ के लेंस की ज़रूरत पड़ती है। और फोकल लेंथ अगर अलग अलग है तो उस हिसाब से अलग अलग पावर के लेंस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो याद रखना है कि पावर अगर पॉजिटिव दिया है मतलब कॉन्वेक्स लेंस यूज़ होने वाला है, और पावर नेगेटिव दिया है तो कॉनकेव लेंस यूज़ होने वाला है। मतलब अगर ये एग्ज़ाम में राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पावर ऑफ लेंस आए तो आपको इतना लिखना पड़ेगा, ओके। और जो हमने लेंस फॉर्मूला डिराइव किया है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, तो आप मिनिमम 3 to 4 टाइम्स लिख के प्रैक्टिस करो। मैग्नीफिकेशन के लिए भी मिनिमम 2 to 3 टाइम्स लिख के प्रैक्टिस करो, ओके। और यहाँ पे हमारा जो चैप्टर 10 है उसकी थियरी फिनिश हो रही है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको रिमेनिंग जो एग्जाम्पल्स है टेक्स्ट बुक के और इन टेक्स्ट क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और उसके बाद एक्सरसाइज है उसमें भी न्यूमेरिकल खास करके उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू।